नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना के केसेस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस की संख्या अब 6,73,165 हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें से 4,09,083 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो देश में अभी 2,44,814 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 19,268 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब हर किसी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। खबर यह आई कि 15 अगस्त तक पहली मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। फिलहाल वैक्सीन की तैयारी कहां तक पहुंची है, वैक्सीन तैयार होने का प्रोसेस क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल तो वही है जिसके जवाब से बहुत लोगों की उम्मीदें टिकी हैं कि क्या 15 अगस्त तक वाकई भारत में वैक्सीन आ जाएगा कोरोना का? तो 15 अगस्त तक वैक्सीन आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चैलेंजिंग टास्क है। ये ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो भारत में बन रही है। लेकिन अगर कोई वैक्सीन हम लाना चाहें तो उसके कई फेजेस होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं जो हमें पूरी तरह से पूरे करने पड़ते हैं। और पहला फेज तो ये होता है कि हम वैक्सीन जो अभी हमने एनिमल स्टडीज में देखा है कि ये जो वैक्सीन है ये काम कर रही है, वो ह्यूमंस में कितना काम करती है और कितनी इम्यूनिटी देती है। तो सबसे पहला फेज तो हम ये देखेंगे कि वैक्सीन इफेक्टिव कितनी है। अगर हम ये देखें कि ह्यूमंस में ये एंटीबॉडी जितना बनाती नहीं है और इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं देती, तो फिर वो उसकी इफिकेसी जो है वो कम होगी और वो वैक्सीन कामयाब नहीं होगी। तो पहले फेज में तो हमें ये देखना है कि वैक्सीन जो है वो कितनी इफेक्टिव है। अगर हम ये भी देखते हैं कि इफेक्टिव है ये वैक्सीन, मतलब ये 70-80% इम्यूनिटी देती है जनरल पॉपुलेशन में, जो हेल्दी वॉलंटियर्स को हम ये वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि वैक्सीन कितनी सेफ है। कई दफ़ा ये देखा गया है कि वैक्सीन से भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और 1960 में मीजल्स की वैक्सीन आई जिसके कारण काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए। RSV वैक्सीन भी थी और वैक्सीन्स भी हैं। कई दफ़ा न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। वैक्सीन अपने आप ही कई दफ़ा वायरस की जो इन्फेक्शन है उसको आज ज़्यादा कर देती है और इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो सकता है। या वैक्सीन एसोसिएटेड एनहांस्ड रेस्पिरेटरी डिजीज एक और सिंड्रोम है जो हो सकता है। तो ये देखना जरूरी है कि ये वैक्सीन के कारण कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। जब हम ये दोनों चीजें देख पाएं और हम संतुष्टि कर पाएं कि वैक्सीन इफेक्टिव है और सेफ है, तब हम उस स्टेप पे आते हैं कि अब इसकी मास प्रोडक्शन की कैसे की। क्योंकि अगर हमें सब लोगों को वैक्सीन देनी है तो हमें डोजेज जो है वो करोड़ों में चाहिए होंगी, और क्या हम इतने ज़्यादा डोज बना पाएंगे और कितना टाइम लगेगा, इस सारे स्टेप्स में कुछ महीने लगेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आना मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि एक टारगेट सेट करने से हम सब जो इस प्रोसेस में लगे हैं, चाहे ट्रायल, कि जल्दी से जल्दी ये सारा प्रोसेस पूरा हो और वैक्सीन जल्दी से जल्दी भारत में आए। सर, मैं आपसे कोई तारीख नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने जिस विस्तार से समझाया कि स्टेजेस क्या क्या हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं उन स्टेजेस की, इसलिए कोई एक तारीख बताना आपके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन कोई महीना बता सकते हैं कि कब तक, नवंबर एंड, दिसंबर एंड, इस साल के अंत तक क्या वैक्सीन आ जाएगी? तो अगर सब कुछ ठीक रहा और ये मेरा मानना है कि हमारी सारी एफर्ट्स कामयाब रही, तो मेरा ये मानना है कि इस साल के अंत तक, दिसंबर तक वैक्सीन आ जानी चाहिए। पर अगर लगा कि कुछ चीज़ें और हमें करने की ज़रूरत है, वैक्सीन की इम्यूनिटी और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर तक। अब ये समझना ज़रूरी है कि पहले अगर हम देखें, वैक्सीन्स को आने में 5-10 साल लगते थे। सारा प्रोसेस जो है बहुत कंप्रेस किया गया है, और अगर वैक्सीन हमारी अब दिसंबर या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर, अभी आपने कहा कि आप ये जो ट्रायल होगी वैक्सीन की वो हेल्दी लोगों पर होगी। ये लोग क्या खुद वॉलंटियर करेंगे इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, और इनके ऊपर कितना खतरा होगा? जैसे मान लीजिए मैं चाहूं, मैं कंट्रीब्यूट करूं इस वैक्सीन के टेस्ट में और मैं अगर हेल्दी हूं तो मेरे ऊपर कितना खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी पता नहीं वैक्सीन कैसे रिएक्ट करेगी। तो बात सही है। तो इसलिए हेल्दी वॉलंटियर्स जो कंसेंट देते हैं उन्हीं से हम फिर ये वैक्सीन लगाते हैं। और हम ऑलरेडी ये जो वैक्सीन है एनिमल स्टडीज कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ये वैक्सीन सेफ है, और तभी जो रेगुलेटर है, ड्रग कंट्रोलर है, उससे परमिशन मिलती है कि अब आप ह्यूमंस में ट्राई कर पाएं। तो पहले सेफ्टी डेटा जो है वो एनिमल्स में देखा जाता है और उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सेफ है और इसमें नॉर्मल हेल्दी ह्यूमंस को देने में इसमें कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा।
लेकिन बात आपकी सही है कि तब भी जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं जो आगे आएंगे उनको कुछ थोड़ा मिनिमम रिस्क तो लेना ही पड़ता है कि कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो, चाहे लोकल रिएक्शन हो जहाँ इंजेक्शन लग रहा है या फिर कोई और सिस्टेमिक इफेक्ट हो। चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वैक्सीन यूजली सेफ रहती है। लॉन्ग टर्म इसमें इम्यूनिटी कितनी है वो भी आगे सबको फॉलो अप करके देखना पड़ेगा। आपको आज इंजेक्शन लगा तो फिर कुछ दिन बाद रेगुलरली ब्लड देना पड़ेगा कि आपके ब्लड में अब इसकी इम्यूनिटी आई है या नहीं है, और वो सारा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा टाइम लगता है, एकदम कुछ हफ्तों में वैक्सीन आना तो मुश्किल है। सर ये प्रोसेस कैसे होता है? जैसे अमेरिका में हमने देखा कि इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन डालते हैं जो वॉलंटियर्स होते हैं, वैसे ही यहां पर भी होगा कि इंजेक्ट किया जाएगा वैक्सीन? बिल्कुल, तो हमारे जैसे कई सेंटर्स हैं, भारत के कई हिस्सों से सेंटर्स हैं जिन्होंने इस वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। जब वहां से एथिकल क्लियरेंस मिल जाएगा तो वॉलंटियर्स से बात की जाएगी, हेल्दी वॉलंटियर्स जो जिनमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है जिससे साइड इफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा हों, और उनको फिर इंजेक्शन लगाया जाएगा, उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा देखने के लिए कि अब इंजेक्शन के कुछ दिन बाद वैक्सीन से उनके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ी है या नहीं कोविड के अगेंस्ट। और अगर हम ये देखेंगे कि हाँ अब इम्यूनिटी अच्छी आ रही है तो दूसरा ये देखने की ज़रूरत है कि इम्यूनिटी कितनी देर रहती है। दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए हेल्दी लोगों में, और वो इम्यूनिटी है सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर हम ये देखें कि वैक्सीन जो है इम्यूनिटी अच्छी, तो फिर उस वैक्सीन का इतना फायदा नहीं है, बार बार फिर वैक्सीन लगाने का फायदा नहीं। तो हम यूजली जो वैक्सीन हैं सस्टेन्ड इम्यूनिटी देती हैं जो 1-2 साल तक रहती है एटलीस्ट। तो ये उम्मीद है कि जब हम ये वैक्सीन ट्राई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हम देख पाएंगे कि अच्छी इम्यूनिटी दे रही है और इसकी सस्टेनेबल इम्यूनिटी है। सर जो 3 स्टेप्स आपने बताए इस वैक्सीन के आने के, पहला कि ये देखना कि वैक्सीन कितनी कारगर हो रही है, दूसरा फिर उसके साइड इफेक्ट्स देखना, और तीसरा फिर मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों में सबसे ज्यादा वक्त किस स्टेज में लगता है सर, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या चैलेंजिंग कौन सा स्टेप है सर? हाँ, तो इसके साथ एक बीच में और भी स्टेप है जो हम फेज 3 कहते हैं, जो हम ये देखते हैं कि लोगों में चाहे वो एल्डरली हो, जिनके कोमॉर्बिडिटीज हो, उसमें भी वैक्सीन सेफ है। अभी हम हेल्दी लोगों में कर रहे हैं, फिर हम सेफ्टी देख रहे हैं, फिर हम कहेंगे कि हम ऐसे देखें कि बुजुर्ग में या जिनको तो और कोई बीमारी है उनमें कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो जो अगर इसका हम देखें पूरे स्टेप्स को, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कई साल लग सकते हैं। अब ये किया जा रहा है कि हम इसको कैसे शॉर्टन करें, कैसे हम पैरेलल में काम करें। तो फेज 1 फेज 2 हम जल्दी कर लें, फिर साथ साथ ही हम मैन्युफैक्चरिंग की भी तैयारी कर लें, जिसे जैसे ही क्लियरेंस मिले तब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि पहले ये क्लियर हो जाए कि हाँ यही वैक्सीन कामयाब है, यही वैक्सीन सेफ है, फिर उसके बाद जब हमको परमिशन मिलेगी तब हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, वैक्सीन बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इस दफ़ा कई गवर्नमेंट्स ने ये किया है और कई इंडस्ट्रीज़ ने ऐसे किया है कि हम ये एक गैम्बल लेते हैं, ये अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि साथ साथ ही हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा देते हैं, जिससे टाइम बच जाए। और लेकिन रिस्क यही है कि आपने इन्वेस्ट किया और मान लो वैक्सीन कामयाब नहीं हुई, तो फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो कामयाब नहीं हुई, वो यूजलेस हो गई। लेकिन ये रिस्क लोग ले रहे हैं और इससे टाइम जो है और शॉर्टन हो जाएगा। जैसे आपको क्लियरेंस मिलेगी वैक्सीन की रेगुलेटरी से, अथॉरिटीज से, आप साइमल्टेनियसली ही एकदम ही मास प्रोडक्शन इसकी शुरू कर सकते हैं। सर एक दो बातें तो आपने स्पष्ट कर दी। एक तो ये कि 15 अगस्त तक तो वैक्सीन आना ना के बराबर मुमकिन लग रहा है, और दूसरा सब कुछ ठीक रहा तो आप कह रहे हैं दिसंबर एंड तक शायद वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन अगर वैक्सीन आई भी सर, हम तो 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी हैं, हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा? तो जब भी वैक्सीन आती है, और ये स्वाइन फ्लू के टाइम भी था कि जब वैक्सीन आती है आपको उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम पहले वैक्सीन दें। अगर हम अभी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो यंगर लोग हैं, जिनकी उम्र मान लो 40 साल से कम है, उनमें माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर हमें वैक्सीन देनी है तो हाई रिस्क ग्रुप को पहले दें, जिनमें डेथ के ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, चाहे जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हों, या फिर अपने हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड के पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हैं। तो जब वैक्सीन आने लगेगी तो एक ग्रुप को बैठ के ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किन को हम पहले दें, क्योंकि सारों को एकदम नहीं दे सकते। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसी के हिसाब से फिर वैक्सीन जो है वो आगे दी जाएगी, और वैक्सीन फिर डिस्ट्रीब्यूट होके
हर एक क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी। फिर भी सर, अगर 130 करोड़ की आबादी मानकर चलें, उनके लिए वैक्सीन बनाने में कितना समय, और 130 करोड़ तक प्रायोरिटी सेट करने के बावजूद 130 करोड़ तक हम कहें कि इन सबको दे दिया, इसमें कितना वक्त लग जाएगा अंदाजन? इसमें तो काफी वक्त लगेगा, 1-1.5 साल भी लग सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। सही बात। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम इसको शुरू करेंगे तो और कंपनीज भी साथ में आएंगी और उनके साथ हम मिलके प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे हम ड्रग्स के लिए करते हैं कि एक वैक्सीन आ गई जिसको हमने जेनरिक कर लिया, उसमें कोई पेटेंट नहीं रहा, और एक कंपनी ही नहीं पर 8-10 कंपनी इकट्ठा ज्यादा एकदम बनाना शुरू कर दें, तो उससे जो है प्रोडक्शन एकदम स्केल अप हो सकती है। लेकिन वैक्सीन बनाना थोड़ा सा डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग है दवाई बनाने के कंपैरिजन में, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सब मिलके काम करें तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर काफी ज्यादा डोजेस वैक्सीन की बन पाए। हालांकि फिर भी एक चुनौती ये भी रहेगी सर कि अगर हमने वैक्सीन बना ली तो दुनिया भी हमारी तरफ देख रही होगी। एक तो हमारी 130 करोड़ की आबादी, और दुनिया चाहेगी कि उनके पास भी वैक्सीन जाए, तो उसका चैलेंज भी अलग होगा। हाँ, ये बेसिकली ये एक चैलेंज ग्लोबल है। जैसे H1 स्वाइन फ्लू की वैक्सीन जब बनी थी तो वो एक किसी और देश में थी, WHO ने उसका कुछ स्टॉक लिया, फिर लिमिटेड स्टॉक सारे कंट्रीज को बांटा, क्योंकि कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे वैक्सीन की चांस नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, और डेवलपिंग वर्ल्ड है, अफ्रीका है, तो WHO एक अपना फिर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी भी बनाता है। और ये हो सकता है कि वैक्सीन इंडिया में बने तो इंडिया के साथ वो होगा, वैक्सीन मान लो US में बनती है तो वो आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो एक इंडियन पर्सपेक्टिव है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ्स को बचा पाएं और वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी के साथ हो पाए। इसमें एक चीज और है सर, क्योंकि इतने दिन से हम लोग भी कोरोना पर शोज कर रहे हैं, कई डॉक्टर से बात कर रहे हैं, और कई डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये वायरस जो है ये बहुत रूप बदल रहा है। तो क्या इस बात का भी खतरा है कि जब तक वैक्सीन आए पता चले कि उसने अपना रूप थोड़ा और बदल लिया है, और शायद वो वैक्सीन उतनी कारगर ना हो जितनी अभी टेस्टिंग के वक्त निकल कर आ रही हो? तो ये जो वैक्सीन को हम चेंज जो कहते हैं वो हम इन्फ्लुएंजा में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीजन ड्रिफ्ट, कि वैक्सीन का थोड़ा एंटीजन चेंज हो गया। और इसलिए अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें, चाहे वो सीजनल इन्फ्लुएंजा हो या और इन्फ्लुएंजा की बात करें, जो हम उसकी वैक्सीन इसलिए हर साल लगानी पड़ती है, क्योंकि वायरस हर साल थोड़ा सा बदल जाता है, और इसलिए वो वैक्सीन जो है वो पिछले साल वाली कामयाब नहीं रहती। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो थोड़ा सा अलग वायरस है। ये माना जाता है कि इसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा कि वायरस की वैक्सीन इतनी कामयाब नहीं होगी। लेकिन ये नया वायरस है, आगे जाके कैसे इवॉल्व करेगा, कैसे म्यूटेट करेगा, ये कहना मुश्किल है। लोग ये मानते हैं कि वायरस में कुछ हद तक म्यूटेशन जो एंटीजेनिक चेंज है वो भी होता है, और कुछ चेंजेस हैं जो वायरस के अपने आप जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। वायरस जो है, जैसे कई लोग अब मान रहे हैं कि वायरस थोड़ा सा जो है इन्फेक्शियस ज़्यादा हो रहा है, लोगों में ज़्यादा फैल पा रहा है, लेकिन विरुलेंस उसकी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो वायरस में कई चेंजेस आएंगे, लेकिन मेरा जो अभी तक लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि वैक्सीन पे इतना ज़्यादा असर शायद कोरोना वायरस का ना हो। सर, इससे पहले वैक्सीन को लेकर इतनी उत्सुकता लोगों में कभी शायद ही रही हो, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि जब वैक्सीन का हम ट्रायल कर रहे होते हैं सर, इसका प्रोसेस थोड़ा अगर आप समझा सके कि क्या पहले लो डोज देते हैं वॉलंटियर को, फिर हाई डोज देते हैं, और कितने दिनों में या देर में उसमें इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है? तो वैक्सीन का एक जो है डोज कैलकुलेशन जो है वो लैब में भी किया जाता है कि कितना डोज इफेक्टिव रहेगा बेस्ड ऑन एनिमल स्टडीज। उसके बाद आप ह्यूमंस में भी ट्रायल करके देखते हो कि कितने डोज में इम्यूनिटी ठीक से बनती है। और नॉर्मली हम 2 हफ्ते या 2 से 4 हफ्ते में ब्लड सैंपल लेके देखते हैं कि अब इसमें इम्यूनिटी अच्छी आई या नहीं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो हम कहते हैं वो बनी, और उसकी मात्रा या कितना उसका अमाउंट है। अगर वो गुड उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैक्सीन जो है अच्छी इम्यूनोजेनिक है, ये अच्छी इम्यूनिटी ह्यूमंस में दे रही है। कुछ हम इसको फॉलो अप करके देखते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है, ये इसका जो लेवल है वो कुछ हफ्ते तक रहता है, और इसलिए फिर ये कह सकते हैं कि अगर ये सस्टेनेबल है तो फिर ये आगे भी रहेगा। तो ये हम इनिशियल स्टडीज़ करके देखते हैं। फिर आगे यही देखते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हुआ, उसमें और कोई चांसेस तो नहीं है कि इससे
जब इनको कोविड इन्फेक्शन हो तो वो और सीवियर ना हो जाए या वैक्सीन के और कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, वो भी एक दफ़ा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो हेल्दी लोगों में पहले ये मॉनिटर किया जाता है और फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं देखने के लिए कि और जो लोग हैं उनमें देखे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें कुछ महीने लगेंगे, 4-6 हफ्ते में तो ये सारा प्रोसेस नहीं हो सकता। सर, इसमें एक चीज और समझाइए कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक हम मान के चलें कि वैक्सीन आ जाएगी, और अभी जो हालात हैं सर, हम 6.5 लाख से ऊपर केसेस हैं और कल तो 24,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में आ गए, तो दिसंबर तक आप इस गति से कोरोना को भारत में कितना बढ़ते देख रहे हैं? क्या हम पीक पर हैं और कितने केसेस दिसंबर तक हो जाएंगे सर, कोई अंदाजा? तो मेरा ये मानना है कि जो कोविड है, कोरोना जाएगा तो नहीं, रहेगा तो सही कुछ टाइम तक, इस साल से अगले साल तक भी रहेगा, लेकिन ये है कि इसके केसेस कुछ हद तक आस्ता आस्ता कम होने लगेंगे और पहले जो है इसका पीक कहीं शहरों में आएगा, उसके बाद फिर छोटे शहरों में और जगह आना शुरू होगा। अगर हम अभी भी देखना शुरू करें तो अगर हम देखें आंकड़े, अगर सिटी वाइज आंकड़े देखें तो कई शहर ऐसे हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जहाँ पे आप केसेस थोड़े हद तक स्टेबल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जैसे केसेस पहले बढ़ रहे थे, अब एकदम उस टाइप की राइज हम देख रहे हैं, कुछ हद तक स्टेबल हो रहे हैं। तो कुछ हद तक ये चांसेस, ये कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे एकदम पहले केसेस ज़्यादा आ रहे थे, वहाँ पे केसेस स्टेबल होकर आस्ता आस्ता शायद इस महीने के एंड तक कम होना शुरू हो। लेकिन और जगह जो है, स्मॉलर सिटीज़ हैं, विलेजेस, गांव हैं या नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे अभी केसेस हैं, तो वहाँ का जो पीक है वो अभी आना रहता है। और इसलिए भारत में पीक्स जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे आएंगे, लेकिन मेन जो केसेस हैं वो बड़े, अगर वहाँ पे केसेस कम होने लगेंगे तो ओवरऑल केसेस जो है वो अगले 1-2 महीने में मेरा मानना है कि आस्ता आस्ता कम होना शुरू होंगे और हो सकता है कि इस साल के अंत तक हमारे जो केसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएं कि हम ये कह पाएं कि ओवरऑल सारे देश में हमारा जो पीक है वो खत्म हो चुका है। ठीक है सर, वैक्सीन पर एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि कहा यह जा रहा है कि करीब 1000 लोगों पर ट्रायल्स होने हैं, तो इतने लोगों के ट्रायल में कितना समय लग सकता है सर? तो ये बात है कि अगर हम ये देखें कि हम इसके 6-7 सेंटर्स हैं और हर एक सेंटर में इतने ज़्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं करना, और मेरा ये मानना है और ये देखा गया है कि कई लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम वैक्सीन ट्रायल में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये तो हफ्ते 10 दिन या मैक्सिमम 2 हफ्ते में पूरा हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद इन सबको फॉलोअप करके देखना है कि इनके सैंपल लेने हैं कि इनका इम्यूनिटी बनी या नहीं। तो प्रोसेस जो है वो कोशिश ये रहती है कि इसको जितना जल्दी हो सके हम करें, लेकिन पूरा प्रॉपरली करने की ज़रूरत है जिससे सेफ्टी या उसकी एफिकेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और पेशेंट जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं उनकी भी पूरी निगरानी की जाए कि उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे। तो हमें प्रॉपर एथिक्स और के साथ ये रिसर्च करनी है, लेकिन जितना जल्दी कर पाएँ उतना ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। एक तो स्पष्टता आ गई कि 15 अगस्त तक लोग उम्मीद ना लगाएं कि 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाइए लेकिन कोरोना से आज़ादी मिल जाएगी, इसकी उम्मीद कम रखिए। दिसंबर एंड तक, डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि दिसंबर एंड तक संभव है कि कोरोना की वैक्सीन भारत बना लेगा अगर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन साथ में चुनौती उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके प्रोडक्शन की भी है और 130 करोड़ की आबादी तक, एक एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में हो सकता है 1.5 साल का वक्त भी लग जाए और तब तक भारत में कोरोना एक तरीके से रहेगा ही। और अभी हो सकता है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हम पीक देखें भारत में, ये भी वो कह रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू जी। एम्स के डायरेक्टर को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन दिसंबर एंड तक आ सकती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ ने कैसे तैयार किया बड़ा अस्पताल।